नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। लहसुन की कीमतों में आई तेजी, धागा कटाई पर मुश्किल आई, प्याज के दामों में दिख रही नरमी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और कच्चे तेल का कृषि जिन्स पर हुआ असर। अच्छी मौसमी मांग, शीत भंडार गृहों में घटते स्टॉक और नई फसल के आने में 1 महीने से ज्यादा देरी के कारण लहसुन की कीमतों में खासी तेजी आई है। कम उत्पादन के अनुमानों से भी कीमतों को बल मिला है। पिछले साल लहसुन की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव रहा था। लहसुन की कीमत इस महीने अब तक 15% चढ़ी है। इसका भाव आज 3,785 रुपये प्रति क्विंटल रहा। 9 जनवरी को इसकी कीमत 4,250 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी, लेकिन एक सप्ताह बाद घटकर 3,625 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। लेकिन मौसमी मांग में बढ़ोतरी के संकेतों से फिर से इसमें तेजी आई है। रबी सत्र में प्याज की पैदावार बढ़ाने की संभावना है। पिछले साल अच्छी कीमत मिलने से किसान रबी में जमकर प्याज की बुआई कर रहे हैं। अब तक मौसम भी प्याज की खेती के अनुकूल रहा है, लिहाजा प्याज का उत्पादन बढ़ेगा और आगे इसकी कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि प्याज की कीमतों में अभी से नरमी दिखने लगी है। इस माह मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज की मॉडल कीमत 1,300 रुपये से घटकर 1,250 रुपये और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में कीमत 1,470 रुपये से घटकर 1,220 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। राष्ट्रीय बागवानी और अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के अनुसार पिछले साल बेहतर कीमत मिलने से किसान रबी में ज़्यादा प्याज लगा रहे हैं और इस समय मौसम भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है, जिससे इस साल रबी की पैदावार बढ़ने की संभावना है। कुल प्याज उत्पादन में 20 से 25% हिस्सेदारी रखने वाले खरीफ सत्र में पिछले खरीफ के मुकाबले करीब 17% कम प्याज बोया गया था, जिससे पैदावार में कमी आई थी। लेकिन चालू रबी सत्र में पैदावार बढ़ने की स्थिति में इस साल कुल पैदावार पिछले साल के बराबर रह सकती है। इस साल कुल उत्पादन 1.93 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। पिछले साल देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के दम पर भरपूर मुनाफा कमाने वाले कपास धागा निर्माताओं को कम मांग और गिरती कीमतों के कारण मार झेलनी पड़ रही है। घरेलू बाजार में कच्चे कपास की कीमतों में भारी गिरावट के चलते धागा निर्माता परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि खरीदार कम कीमत पर खरीदारी कर रहे हैं। कपास की कीमतों में आई गिरावट के चलते भारत में एकीकृत टेक्सटाइल इकाइयों को फायदा हुआ है, लेकिन कारोबारी रुझान तय करने के लिहाज से इनकी संख्या काफी कम है। फिर भी उद्योग को उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक कारोबार में सुधार होगा, क्योंकि भारतीय धागे का सबसे बड़ा खरीदार चीन जल्द ही आयात कोटे की घोषणा करने वाला है। किसानों को गन्ना उत्पादन की उन्नत तकनीक के तरीके सिखाने के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने 7 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 25 जनवरी तक चलेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भविष्य में गन्ना शोध, चीनी उद्योग और निजी क्षेत्र के कृषि निवेश करने वाले कंपनियों में कैरियर बनाने में बहुत सहायक होगा। प्रशिक्षण में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय के 20 कृषि स्नातक छात्र भाग ले रहे हैं। यह छात्र अगले 7 दिनों में गन्ना प्रजाति, बुवाई विधियां, बीज उत्पादन तकनीक, फसल विविधकरण, चुकंदर, पोषक तत्व प्रबंधन, नाशी कीट और बीमारी प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन, आधुनिक संचार प्रणाली विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। साथ ही संस्थान द्वारा विकसित आधुनिक गन्ना उत्पादन तकनीकों और गन्ना खेती यंत्रों पर प्रायोगिक जानकारी से भी विद्यार्थियों को रूबरू कराया जाएगा। नाबार्ड द्वारा इटावा में वायदा बाजार पर आधारित जिला स्तरीय 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि कैसे बाजार उनके कम मुनाफे की समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। कार्यक्रम में तीनों ब्लॉकों के चयनित उन्नतिशील 30 किसानों ने भाग लिया था। कार्यशाला में किसानों को संबोधित करते हुए नाबार्ड ने बताया कि वायदा बाजार किसानों का दोस्त है, जो किसानों के वर्तमान समस्याओं को तुरंत निराकरण करने के साथ ही उन्हें क्या फसल बोएं इसका निर्धारण करने में मदद देता है। वायदा बाजार एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उचित मूल्य मिलने तक आप अपने उत्पादन का भंडारण भी कर सकते हैं। उसी भंडारण पर बैंक से ऋण प्राप्त कर अगली फसल की स्वतंत्र रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कहा है कि कृषि में आधुनिक तकनीक के विकास के लिए साझेदारी कार्यक्रम के माध्यम से गंगा के मैदानी क्षेत्र में न केवल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी देशों में भी कृषि विकास की गति तेज हो रही है। 2023 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 2 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2024 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 3 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2025 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 4 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2026 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 6 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2027 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 8 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2028 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 9 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2029 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 10 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2030 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 11 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2031 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 12 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2032 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 13 लाख से अधिक फसल बोई गई। 2033 में 1 करोड़ हेक्टेयर में 14 लाख से अधिक फसल बोई गई।
देश विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। कृषि में आधुनिक तकनीक के विकास के लिए साझेदारी कार्यक्रम असम कृषि विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। कृषि में भारतीय प्रयोग से अफ्रीकी देशों को भारी फायदा होगा। इसके साथ ही नेपाल के कृषि उत्पादन, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों को भी भारी मदद मिलेगी। इन सभी देशों की जलवायु और अन्य परिस्थितियां कृषि के लिए लगभग एक समान हैं। कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट से सोयाबीन, मक्के और कच्चे पाम तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि इन जिन्सों की जैव ईंधन बनाने में मांग बहुत ज्यादा घटी है। कच्चे तेल की कीमत पिछले एक साल में 50% से ज्यादा गिरकर इस समय लगभग $48 प्रति बैरल पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत, मलेशिया, ब्राजील, अमेरिका और चीन सहित बहुत से देशों में जैव ईंधन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। जब कच्चे तेल की कीमतें अपने सर्वोच्च स्तर पर थीं, तब इन देशों ने जैव ईंधन कार्यक्रम शुरू किए थे। इसका मकसद कच्चे तेल के स्थान पर हरित ईंधन का इस्तेमाल करना और सरकारी खजाने पर बोझ घटाना था। हरित ईंधन के आयात पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी और पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसे प्रोत्साहित किया गया था। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1490 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर की मंडी में 1600 रुपए, कानपुर की मंडी में 1500 रुपए और मेरठ की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2075 रुपए, सीतापुर में 2112 रुपए, कानपुर में 2140 रुपए और मेरठ में चावल का भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर उर्द की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में उर्द 5750 रुपए, सीतापुर में 6000 रुपए, कानपुर में 5600 और मेरठ की मंडी में उर्द का भाव 5900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 850 रुपए, सीतापुर में 1000 रुपए, कानपुर में 880 रुपए और मेरठ में 820 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1600 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1550 रुपए, कानपुर में 1500 रुपए और मेरठ में 1200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू के औसत भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 630 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ की मंडी में आलू का भाव 610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में केले के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में केला 2100 रुपए, सीतापुर में 1710 रुपए, कानपुर में 1415 रुपए और मेरठ में केले के औसत भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको समय के हिसाब, समय के अनुरूप आपको फसलों के बारे में जानकारी देते रहें। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गन्ने की खेती में सामयिक कार्यों के बारे में। और जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार शाह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस समय गन्ने की फसल लगभग तैयार खड़ी है खेतों में, तो पहला प्रश्न हम आपसे यही करना चाहेंगे कि इस समय किसानों को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए कटाई में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर किसान भाइयों के लिए, खासकर गन्ना किसानों के लिए जी। क्योंकि गन्ना किसानों ने गन्ना जो बोया था पिछले साल और उनके खेत पर गन्ना पककर परिपक्व होकर तैयार है जी, और उनको काटकर मिल में भेजेंगे तभी उनको मुनाफा मिलेगा जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सुझाव किसान भाई को देना चाहूँगा, जिनका भी फसल परिपक्व पक के तैयार है, उसकी कटाई वो जमीन की बिल्कुल सतह से करें। यहाँ अक्सर किसान 1 से 1.5 इंच ऊपर काटते हैं, और जब आप 1 से 1.5 इंच ऊपर छोड़ के काटेंगे तो लगभग प्रति हेक्टेयर आपका 4 से 5 टन तक का गन्ना नुकसान होता है। गन्ने की कटाई बिल्कुल जमीन की सतह से करें, तो जो उनको वेट में, गन्ना के भार में नुकसान होना था वो नहीं होगा। दूसरा प्रमुख सुझाव ये है, गन्ना काटे तो उसको कोशिश करें 24 घंटे के अंदर, अगर मिल भेजना है पेराई के लिए तो मिल भेज दें, अगर गुड़ इकाई भेजना है तो गुड़ इकाई भेज दें, ताकि उसमें जो चीनी की मात्रा है उसका नुकसान ना हो जी। यानी कि समय के हिसाब से वो संबंधित जगह पर भेजेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा ना कि गन्ने में जो चीनी होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में वही बोरा में जाता है, वही गुड़ बनता है। आप जब विलंब करोगे 24 से 48 से कई 72 घंटे, और उसके बाद भी जितना आप विलंब करते जाओगे उसमें सुक्रोज जो है जिससे चीनी बनता है, गुड़ बनता है, उसकी मात्रा कमते जाती है, और ऐसे एक चीनी जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटने लगा, जो कि चीनी के बोरा में नहीं जाता है। तो इससे क्या होगा, वजन में नुकसान तो किसानों का नुकसान हुआ, और चीनी में नुकसान तो मिल का नुकसान हुआ। इसलिए कटाई के बाद अविलंब सप्लाई करें मिल को या गुड़ इकाई को, जिससे किसानों का भी फायदा और मिल का भी फायदा हो। ये बातें बिल्कुल किसान भाई जान लें। अगर किसानों के पास मजबूरी है कि हम 3 दिन बाद ही सप्लाई कर पाएंगे जी, तो उस केस में ऐसा करें किसान भाई, गन्ना काट के ढेर लगा लें जी, उसके ऊपर सूखी पताई बिछा दें, जो गन्ने की सूखी पताई हार्वेस्टिंग के समय उनका एकत्रित हुआ, उसको ढक के हल्के पानी से छिड़काव कर दें जी। इससे क्या होगा कि उनका वजन का नुकसान नहीं होगा और सुक्रोज का भी लॉस नहीं होगा जी। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि ये तो कटाई हो गई और जहां उनको भेजना है वहां उन्होंने भेज भी दिया, इसके बाद खेत खाली हो जाता है। जो किसान भाई पेड़ी फसल लगाना चाहते हैं, जो कल्ले निकलने लगते हैं,
उसके लिए किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश खासकर अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी गन्ना किसान बावक गन्ने की कटाई करने के बाद उसी खेत में पेड़ी फसल अवश्य रखते हैं। एक पेड़ी या कोई 2 पेड़ी भी रखते हैं जी। तो पेड़ी फसल उनका अच्छा कैसे है, इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जमीन की सतह से कटाई करें जी। कटाई करने के बाद तुरंत गन्ना पंक्तियों के किनारे हल चलाकर जुताई कर दे। सूखी पताई जो हार्वेस्टिंग के बाद इकट्ठा हुआ वो गन्ना पंक्तियों के बीच में बिछा दे जी, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है वो सड़ गल के आपके मिट्टी मिल जाएगा, उसका फायदा फसल को मिलेगा जी। साथ ही साथ अच्छे फुटाव के लिए और अच्छा खाना मिले फसल को जी। इसके लिए पेड़ी फुटाव के समय 200 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गन्ना पंक्तियों के किनारे अवश्य डाल दें जी। और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके खेत में नमी हो, क्योंकि नमी नहीं होगी तो ये जो पोषक तत्व डाल रहे इसका फायदा फसल को मिलेगा नहीं। जी, जी, जी। अगर वो लगता है किसान भाई की नमी की कमी है तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद ये जो मैंने बताया यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश ये तीनों डालें, तो इस तरह से उनका जो पेड़ी फसल रखेंगे उसमें फुटाव अच्छा होगा और फुटाव अच्छा होगा और आगे अंतःकर्षण क्रियाएं समय समय पर करते रहेंगे तो पेड़ी फसल से उनको उपज अच्छी मिलेगी और उनका फायदा होगा। ये कुछ एक महत्वपूर्ण बात है पेड़ी फसल के लिए मैं जरूर बताना इसी क्रम में एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, ये भी उठता है, पेड़ी जो फसल है इसके प्रबंधन के लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या किसी तरह की मशीनरी का आविष्कार किया गया है जिससे किसान उससे फायदा ले सकें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो भी पेड़ी प्रबंधन के लिए मैंने कृषि कार्य अभी आपको बताया, किसान भाइयों को बताया, उसमें एक अनुमान के तहत मैं ये बता सकता हूँ कि 1 हेक्टेयर खेत में पेड़ी फसल को फुटाव के समय किसानों को लगभग 30 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और आजकल के समय आप सभी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं, कृषकों की लेबरों की उपलब्धता बहुत समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने एक यंत्र का विकास किया है जिसका नाम है पेड़ी प्रबंधन यंत्र। इसका मतलब ये है कि पेड़ी फुटाव के समय जितने कृषि कार्य हैं, चाहे वो कड़ी मृदा परत तोड़ना, गन्ना पंक्तियों में मिट्टी चढ़ाना, यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे उर्वरक डालना या फसल सुरक्षा रसायन जो हम शुरुआत में कहते हैं क्लोरपायरीफास का घोल डालिए उसको डालना, ये सारे काम एक साथ एक ही पास में ये मशीन करता है। जैसे ही आप इसको ट्रैक्टर के पीछे अटैच करेंगे तो ट्रैक्टर चलेगा तो उसके साथ साथ ये मशीन चलता है और ये सारे कृषि कार्य एक साथ साथ करते जाता है और 1 हेक्टेयर का ये आप मान के चलिए 12 से 13 घंटे में कर देता है। साथ साथ समय का बचत और जो लेबर नहीं उपलब्ध होने के कारण परेशानी, उससे भी समस्या समाधान इस मशीन को चलाकर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मशीन बाजार में उपलब्ध है या केवल संस्थान द्वारा ही मिल सकती है? देखिए, इसका जो हम लोग जो है शोध संस्थान जो है एक मशीन हम प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं। इसके बावजूद कोई किसान, अगर प्रगतिशील किसान चाहता है 1-2 मशीन खरीदना तो हमारे संस्थान को भी वो ऑर्डर दे सकता है। हम कुछ समय लेंगे तो उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई उस फसल की बात जो तैयार खड़ी थी। अब कुछ ही समय में बसंतकालीन गन्ने की खेती का समय हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या निर्देश या क्या आप सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को, किस तरह तैयारी करें? तो जो किसान प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए, उनको 3-4 बातें की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। पहला, उनको ये पता कर लें कि उनके क्षेत्र के लिए संस्तुत प्रजातियां कौन सी है। उस प्रजातियों की शुद्ध बीज और स्वस्थ बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। कई बार किसान होता है कि वो अपने ही खेत से, आस पड़ोस से बिना देखे बिना समझे उसको बीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे उनका जमाव अच्छा नहीं होता और बढ़वार अच्छा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ये पता करें कि संस्तुत प्रजातियों के बीज कहाँ से उपलब्ध होंगे, उसको रिजर्व करा लें। दूसरा बात, इनपुट लगते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स हैं, वो शुद्ध ओरिजिनल कहाँ कब कितना लगेगा, उसके लिए कैपिटल है, मनी चाहिए, ये सब तैयारी अभी से कर लें। और एक सॉइल टर्निंग प्लाव, गहरी जुताई वाले, जो मिट्टी पलटने वाली जुताई करते हैं हम, बुआई से पहले करें, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और तमाम इनपुट हैं
चाहे अगर लेबर कहीं लगना है तो लेबर की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। खेत का चुनाव, किस खेत में बोना है, वह खेत में छांव नहीं हो, पानी भरा ना हो, उस खेत में कोई फसल अगर खड़ी हो तो उसमें ज्यादा बीमारी न लगी हो, ऐसे खेत का चुनाव करें। तो ये 4-5 बातें ध्यान में रखें तो किसान भाई अच्छा बसंतकालीन बनने की बुआई करेंगे और अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के साथ पारे में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया, वहीं रात के तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई। इस बीच लगभग प्रदेश के सभी हिस्सों में लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। सुबह के समय प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि पछेती सरसों में सफेद चूर्ण रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो इंडोफिल M45 2.0 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं तथा T अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। इनसे पक्षियों द्वारा कीटों की संख्या कम करने में मदद मिलती है। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई ऊंची मेंढों पर कर सकते हैं। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ सोमवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।